अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जो हम फेयल्स प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आएंगे, 100%, 99 भी नहीं, 100% आएंगे, ठीक है। तो 100% कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आएगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फेयल्स प्रिंसिपल है आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार लोग रटा देते हैं इसको, बोलते हैं कि लाइन से रट लो इसको 14 प्रिंसिपल्स, कुछ ना कुछ निमोनिक बना के, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कभी कि स्टेट दी 14 प्रिंसिपल्स, तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या पूछे जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल दे देगा या कोई केस स्टडी दे देगा, एक प्रैक्टिकल केस दे देगा, उसमें पूछा जाएगा आपको अप्लाई करना है कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, या इसमें कौन सा प्रिंसिपल डिफीट हो गया, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसीलिए रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज है आप 100% समझो, और समझ के जब आप आगे बढ़ोगे आपको अपने आप पूरे मार्क्स वगैरह भी मिलेंगे, और आपका जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, नॉलेज बेसिस पे अपने को यहाँ पे पढ़ाई करना है। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले फेयोल जो है इसका पूरा नाम था हेनरी फेयोल। तो इनका नाम था हेनरी फेयोल। बहुत पुराने जमाने की बात है, ये अभी नहीं आए थे, ये बहुत पुराने जमाने पे आए थे, जब आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, इस दुनिया में जो जो जीवित व्यक्ति है उसमें से कोई भी नहीं था। ये 19th सेंचुरी की बात है, तो 19th सेंचुरी 1841, तो 1841 यानी 19th सेंचुरी हो गई, ठीक है। तो 1841 से 1925, बहुत पुरानी जमाने की बात है, उस समय में ये आए थे। और ये कौन थे, ये फ्रेंच थे, तो फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, तो मैनेजमेंट गुरु थे ये, इनफैक्ट फादर थे, फादर ऑफ मैनेजमेंट बोल दिया गया इनको, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो जो आम मैनेजमेंट है उनके पिताजी हैं, तो नमस्ते कर लो उनको, तो नहीं तो नमस्ते पिताजी वाले नहीं है, बट ठीक है। हाँ, ही ग्रेजुएटेड, उन्होंने ग्रेजुएशन किया भलतीज फील्ड में, आपने सुना भी नहीं होगा ऐसी फील्ड में, ठीक है। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना ये बिल्कुल भी काम का नहीं है अबाउट, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है। तो सिर्फ यहाँ बताया गया है कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, क्यों उनको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक डूबती हुई कंपनी को अपने मैनेजमेंट स्किल्स के द्वारा पूरा उसको उभार लिया और बहुत ज्यादा उसको परफेक्ट बना लिया, यानी मार्केट लीडर बना लिया था एक कंपनी को जो डूब रही थी, बैंकरप्ट होने वाली थी। बैंकरप्ट होना है ना, दिवालिया निकल जाना, जैसे कि आपने देखा विजय माल्या भाग रहे हैं, तो बैंकरप्ट होना है। लेकिन ऐसी कंपनी भी जो डूब रही है तो विजय माल्या की कंपनी है। खैर विजय माल्या की कंपनी नहीं डूब रही है, उसकी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा काम यानी काम अच्छा नहीं है बट बहुत अच्छा कमाती है पैसा। यूनाइटेड स्पिरिट्स करके एक कंपनी है, पता होगा आपको, तो स्पिरिट बनाती है, स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट नहीं, गाड़ी नहीं, तो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट भी नहीं, लग गया तो अपन लगाते हैं वो वाला भी नहीं, स्पिरिट है ना, वो वाला पीने वाला, तो वो छी छी होता है वो, बट पैसा बहुत कमाते हैं वो लोग। खैर, हाँ, तो वापस आते हैं अपन। तो बैंकरप्ट हो रही थी एक कंपनी और उस कंपनी को इन्होंने बढ़ाया अपने मैनेजमेंट स्किल्स के द्वारा, और इसीलिए इनको हम पिताजी बोलते हैं, ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के पिताजी हैं। तो देखते हैं अपन, तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम माइनिंग एकेडमी। तो देखो माइनिंग भलतीज कोई फील्ड में, माइनिंग में, ठीक है, अपन बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, ये माइनिंग में गए, ठीक है, ऑफ सेंट एटीन, तो 18 बोलते हैं इसको, ETIENNE, 18, इन 1860 इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने एक फ्रेंच कंपनी बनाया, कंपनी ज्वाइन किया, फ्रेंच माइनिंग कंपनी बनाया नहीं उन्होंने, चलती हुई कंपनी थी जो कि डूब रही थी, उसको उन्होंने ज्वाइन किया इन 1860 एज एन इंजीनियर एंड रूज टू द पोजीशन ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो एमडी बन गए। एमडी यानी बहुत बड़ी बात होती है, जैसे आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में एमडी है मुकेश अंबानी, तो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है कंपनी का, ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच गए। इंजीनियर देखो, एक छोटा सा इंजीनियर जिसको हम इंजीनियर है ऐसा करके बोलते हैं, तो लेकिन इंजीनियर भी बहुत अच्छे होते हैं, आईआईटी वगैरह से करो तो बहुत बड़ी बात होती है। खैर वापस आओ, तो इंजीनियर करके ज्वाइन हुआ और उसके बाद वो एमडी बन गया 1888 में। तो तब आप नहीं थे, तब मैं भी नहीं था, ये मेरे से आने के भी 100 साल पहले, आपसे आने के भी 100 साल पहले ये जा चुके, ये सब करके निकल लिए, ठीक है। फिर एट दैट टाइम द कंपनी वॉज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, दिवालिया निकल रहा था, वर्ज यानी बस होने ही वाली थी, वर्ज यानी खत्म होने पे, ठीक है, एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, बैंक्रप्ट होने वाली थी, खत्म ही हो रही थी वो कंपनी, इनको जॉब दे दिया, खत्म ही हो रही थी, लेकिन विथ रिच एंड
ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, फेओल कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टर्निंग द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। इन्होंने इसका पूरा फॉर्च्यून ही बदल दिया, उसकी किस्मत ही बदल दी। फिर कैसे बदला? तो मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किया इन्होंने इस कंपनी को बहुत अच्छे से। व्हेन ही रिटायर्ड इन 1918 द कंपनी वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन। तो देखो डूबती हुई कंपनी को एक्सीलेंट कंडीशन में ला लिया। कॉन्ट्रीब्यूशंस बताए इनके, कोई काम के नहीं, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट एक बार पढ़ के अपन भूल जाएंगे। फेओल फाउंड दैट एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। तो ये 6 ग्रुप्स कौन से, ये भी याद रखने की वैसे जरूरत नहीं। टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो इस प्रकार से 6 ग्रुप थे, सब अलग अलग। टेक्निकल अलग है, मैनेजरियल अलग है। तो ऐसा नहीं कि टेक्निकल और मैनेजरियल एक ही है। तो टेक्निकल अलग हो गया, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, टेक्निकल हो गया, और मैनेजरियल हो गया, अकाउंटिंग हो गया। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप में कोई भी कंपनी को विभाजित किया जा सकता है, ऐसा उनका बोलना था। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज उसमें होती है। फेओल वॉज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस। तो पूरे नहीं, 4 फंक्शंस। ठीक है, तो 4 फंक्शन इन्होंने निकाले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग नहीं था, बाकी के 4 फंक्शंस आप देखोगे इन्होंने बताए। ठीक है, तो सिर्फ स्टाफिंग जो था वो इन्होंने नहीं बताया, तो एचआर वाला जो फंक्शन होता है वो नहीं बताया। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। Fayol not only identified management as a separate field of endeavor, but also developed 14 principles. तो ये जो 14 principles है ये अपने को पढ़ना है, which act as guidelines. So these are only guidelines. ठीक है, for managers. For his contributions, he is well known as the father of general management. ठीक है, तो ऐसा है। तो इनके बारे में हमने जो पढ़ा वो हम भूल जाएंगे, बस इनका नाम याद रखेंगे। उसमें भी हेनरी याद नहीं रहा तो चलता है, फेओल याद रहे, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो रट जाएगा आपको धीरे धीरे, बट मैं बता दूं, ये जो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इसको आपको बिल्कुल रटने का प्रयास भी नहीं करना है, प्रयत्न भी नहीं करना है। जैसा दिया है बस समझेंगे अपन। ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो 14 प्रिंसिपल्स है उसी लाइन में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले डिवीजन ऑफ वर्क आए, फिर सेकंड प्रिंसिपल जो भी रहेगा, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ सेकंड प्रिंसिपल आपको दिया, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बुक में अलग अलग हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही लाइन में वो आए। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, ये सब हमको सिर्फ समझना है। ठीक है, जिसमें से काफी चीजें मैंने आपको बता दिया हूं, बट और बहुत डिटेल में अभी अपन इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% इनमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कम से कम 3 प्रिंसिपल पे आपको क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो ध्यान रखो, 3 प्रिंसिपल कम से कम, 3 से 5, 5 प्रिंसिपल आ सकते हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फेयोल रिकॉग्नाइज्ड अ वाइडस्प्रेड नीड फॉर प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टीचिंग, so he identified 14 such principles. Let us discuss these principles. तो देखते हैं एक एक करके। पहला प्रिंसिपल जो बताया इन्होंने, फर्स्ट सिद्धांत, पहला जो प्रिंसिपल है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड करना बहुत जरूरी होता है, कोई भी काम है। समझो यहाँ पे टीचिंग वाले जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, समझो ये मैं क्लासेस का मालिक हूं। अब मैं क्या करता हूं, हर काम मैं ही करता हूं। जब आप लोग गाड़ी लेके आते हैं पार्किंग में, मैं बोलता हूँ अरे गाड़ी बराबर लगाओ, यानी गार्ड का काम भी मैं कर रहा हूँ। फिर बोर्ड पोंछने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। फिर किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को कोई नोट्स नहीं मिल रहे, नोट्स होना है तो नोट्स लाने मैं ही जा रहा हूँ। जेरोक्स कराने का काम मैं कर रहा हूँ, बुक छपवाने का काम मैं कर रहा हूँ, एडमिशंस लेना, मैं इधर पढ़ा रहा, बीच में कोई आ गया, एडमिशंस लेने का काम मैं कर रहा हूँ। तो कितना दिक्कत हो जाएगा, एक ही व्यक्ति अगर सब काम करेगा तो कितना दिक्कत हो जाएगा। तो सोच के देखो कि मैं ही सब काम कर रहा, मैं पढ़ा भी रहा, मैं नीचे गार्ड करके भी काम कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा भी मैं ही लगाता हूँ। तो इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब सोचो कितनी दिक्कत जाएगी। क्या मैं फिर अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, क्या मैं पढ़ाने पे फोकस कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, नहीं कर पाऊंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं सब काम कर रहा हूं। मैं अगर कोई इंक्वायरी आई तो मैं इंक्वायरी लेने चला गया और यहाँ पे क्लास चालू है, तो कैसे होगी पढ़ाई? तो मैं जो अपना मेन काम है वही नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट, हर किसी को एक एक काम दे देना चाहिए। तो हर किसी को कुछ ना कुछ काम देंगे, गार्ड है उसको अलग काम रहेगा, मार्केटिंग के लिए मैंने अलग व्यक्ति रख लिया, समझो मैंने 5 एम्प्लॉय रखा है, एक ये गार्ड है और बोर्ड वगैरह साफ करना, ये सब का काम किसी को दे दिए। दूसरा व्यक्ति है जो नोट्स वगैरह के काम करता है, ऑफिस के इंक्वायरीज वगैरह हैंडल करता है।
तीसरा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन वगैरह करता है। तो ऐसे मैंने सबको काम दे दिया। अब क्या है, अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर सकता हूँ, मार्केटिंग के लिए किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे लोगों में काम डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? एक तो मैं बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा, मैं अपना जो मेन काम है उस पर फोकस करूंगा और बहुत अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा। दूसरी चीज, इसमें जिसको जो काम दिया ना उसमें उसका एक्सपर्टाइज आ जाता है। जैसे समझो किसी को मैंने मार्केटिंग का काम दिया हूँ, वो जाके एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है, तो उसका उस पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक फायदा होता है कि जब आप किसी को वर्क डिवाइड करके देते हैं तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है। वो बार बार वही काम कर रहा है तो बहुत स्पेशलाइज हो जाता है। जैसे आपने कई बार टीवी पे ऐड देखा होगा या यूट्यूब पे वीडियोस देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई चीज कोई समझो पैकिंग कर रहा है और बहुत फास्ट फास्ट पैकिंग कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो वही काम कर रहा है बहुत टाइम से, तो उसका उसमें एकदम स्पेशलाइजेशन हो गया, बहुत जल्दी वो पैकिंग का काम कर लेता है, कंप्लीट करके दे देता है। एक एड भी आता था इसका, मोतीलाल ओसवाल करके एक कंपनी है, उसका एड आता था। उसमें वो बताते थे कि कोई कोई लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और वो बोलते थे कि हमने अपने पूरे जितना भी हमारी कंपनी जब से काम कर रही है तब से हमने सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे ही फोकस किया है और इसीलिए इक्विटी में हमसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज किया है पूरा हमेशा से। तो ये फायदा होता है जब आप एक ही चीज करते हैं ना, उसमें आपका परफेक्शन आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये हर जगह आपको फायदा दिखेगा। जैसे मैंने किसी को बोला ऑफिस के इंक्वायरीज हैंडल करना, वो हमेशा से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। दूसरे कोई व्यक्ति को बोलूंगा तो नहीं कर पाएगा। और इसीलिए डिविजन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक काम कर रहा है तो वो अच्छे से कर पाएगा। अगर एक ही व्यक्ति सब काम कर रहा है या सब व्यक्ति सब काम कर रहा है तो फिर दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। जैसे क्रिकेट टीम में भी वही होता है। क्रिकेट में क्या होता है, हर किसी को अपना अपना काम है। जो बैट्समैन है उसका अलग काम है, उसमें भी एक एक अपन ऑर्डर देखते हैं कि जो ओपनर्स है उनका अलग काम होता है, फिर बॉलर्स का अलग काम है। हम बॉलर्स से जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आखिरी बॉल पे सिक्स वगैरह मारेंगे, वो मार देते वो बात और है कभी कभी तो आशीष नेहरा वगैरह है, मार देते कभी कभी, ठीक है, हरभजन सिंह। तो खैर जो भी है, तो अब तो सब रिटायर हो गए लोग, जो भी है। तो ऐसा है कि आप जब डिवाइड करते हैं ना चीजों को, तब वो ज्यादा अच्छे से होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। जैसे धोनी को बोला है विकेट कीपिंग का, तो वो कितने अच्छे से विकेट कीपिंग करेगा। लेकिन वही कभी आशीष नेहरा कीपिंग कर रहा है, कभी धोनी कीपिंग कर रहा है, कभी विराट कोहली कर रहा है, तो कितनी दिक्कत जाएगी। तो स्पेशलाइजेशन भी नहीं आएगा और काम भी प्रॉपर नहीं होंगे। तो इसीलिए डिविजन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको समझने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका मेन एम होना चाहिए समझना। आपको बुक के बाहर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जितनी चीज बुक में बताई है आपको बस उसमें ही सीमित रहना है, उतनी ही चीजें लिखना है। बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वही एग्जाम्पल्स लिखो। ये क्रिकेट वगैरह का आप एग्जाम में मत लिखो, समझने के लिए बहुत अच्छे हैं, बट लिखने के लिए अपन यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा या सेल्स मार्केटिंग वगैरह जैसे एग्जांपल्स इसमें दिखेंगे आपको। आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस भी अब हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम आगे बढ़े हैं तो आगे आप देखो सिर्फ क्वेश्चंस आपको ये प्रिंसिपल्स पे दिखेंगे, इसके पहले वाले पार्ट पे कोई क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको ये फेयोल्स के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल, इनके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाले पार्ट पे सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको जो मेन फोकस है वो यहाँ से चालू हो रहा है। पहला प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने बताया, डिवीजन ऑफ वर्क। तो कोई भी कार्य को आपको डिवाइड कर देना, इसको बांट देना बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छे से फिर आप अचीव कर सकते हैं। जो भी आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। जैसे हमारा टीचिंग गोल है, अगर मैं वो बांट दूंगा सबको अपने अपने काम, तो फिर मैं अपने टीचिंग पे फोकस कर पाऊंगा। ठीक है, तो वही बताया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स, इसीलिए इसको हम जॉब्स बोलते हैं। हर किसी को थोड़ा थोड़ा जॉब दे दिया। ठीक है, एंड ईच जॉब मस्ट बी असाइन टू अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म इट। ठीक है, और ये भी जरूरी है कि उस व्यक्ति को वो परफॉर्म करना आना चाहिए। नहीं तो पता लग रहा कि कोई एक अनस्किल्ड व्यक्ति है, एक समझो गार्ड है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लो या इंक्वायरी निकाल लो कि जो बच्चे पूछने आ रहे क्लासेस के बारे में उनको बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जिसका काम उसी को देना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को कैसे पता लगेगा? तो जब अपने पास रिज्यूम वगैरह आते हैं, लोग आते हैं जॉब के लिए, तब अपने को समझ जाता है कौन क्या काम करने लायक है। ठीक है, खैर ये इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखो कि काम को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये भी, ये क्या है मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी आपको दिखेगा कि डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ गाइडलाइंस है।
Fayol recommended that work of all kinds must be divided and allocated as per competence. As per competence, काबिलियत के हिसाब से, competence यानी काबिलियत, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन यानी कितना पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस कब से वो काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, तो कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस. द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट. वही काम करने को कम टाइम लगेगा और ज्यादा अच्छे से काम हो जाएगा. ठीक है, तो मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स. ठीक है, तो अगर कोई रिसेप्शन पे एक व्यक्ति है जो हमेशा से रिसेप्शन ही देख रहा है, जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व करता है, तो वही व्यक्ति करेगा तो ज्यादा आसानी से कर पाएगा. वही समझो मैंने गार्ड है, गार्ड को बोल दिया कि जाओ वो क्या पूछ रहे हैं सॉल्व करके आओ, तो वो बड़ा टाइम जाएगा उसको और बराबर क्वेरी भी सॉल्व नहीं होगी. और इसीलिए जो व्यक्ति को स्पेशलाइजेशन रहता है उसको अपॉइंट करना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट यानी जो काबिल है वो कार्य करने के लिए. ठीक है, तो उसको अपॉइंट करना चाहिए. डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स ईच टास्क सिंपलर, सिंपल हो जाता है. एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस हेल्प्स इन गेनिंग स्पीड, स्पीड बढ़ेगी. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी बराबर 100% यानी ज्यादा अच्छे से काम होगा, एक्यूरेट काम होगा, एक्यूरेट यानी टू द पॉइंट. एंड स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन भी होगा इससे, यानी वो व्यक्ति उस काम में बहुत अच्छा हो जाएगा, माहिर हो जाएगा. स्पेशलाइजेशन मीन्स माहिर हो जाना. स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स. ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन हो गया मीन्स अब फिर कोई देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा उस चीज का. दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क. हर जगह लगता है ये, जो भी किसी भी प्रकार का वर्क हो, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजरियल हो या टेक्निकल वर्क हो. टेक्निकल वर्क यानी जैसे इंजीनियरिंग वगैरह टाइप की चीज हो गई, साइंटिफिक कोई चीज हो गई, तो उसमें भी ये रूल बिल्कुल सेम काम करता है. ड्यू टू दिस रीजन बिग कंपनीज हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाए. अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बोलेंगे जा तू बेच क्या चीज, तो वो नहीं बेच पाएगा, तो वो सेल्स नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो विभाजन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, दैट इज नथिंग बट द डिविजन ऑफ वर्क. ठीक है, तो वही दिया है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, ये एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं. ऑल ऑफ देम आर हेडेड बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन. हर किसी का एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा. प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होगा, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर होगा, सब स्पेशलाइज्ड होंगे अपने अपने काम में. एंड दे कलेक्टिवली अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट बाय ऑफ द कंपनी, कलेक्टिवली मिलके, क्योंकि अपने को ग्रुप गोल्स पे फोकस करना है. ठीक है, तो कलेक्टिवली वो लोग क्या करेंगे, जो भी अपने टारगेट है, प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, ये सब अचीव कर लेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल दिया एक, मैंने भी आपको दो चार एग्जाम्पल दे चुका हूं, बट एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है. अ बैंक इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशंस लाइक कलेक्शन ऑफ कैश, पैसे लेना, तो एक कैशियर रहता है वहां पे, टेलर. पेमेंट्स, कैश लेना, कैश देना, इश्यू ऑफ चेक बुक्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत प्रकार के काम होते हैं बैंक में. ठीक है, कोई एफडी खोलने आया तो उसकी एफडी खोल के देंगे. तो एक ही व्यक्ति सब करेगा तो कैसे होगा, कोई व्यक्ति उधर खड़ा है, वो बोल रहा है अरे भाई मेरे को पैसा जमा करना था, और ये जाके हाँ मैं एफडी खोल के आता हूँ, तो बराबर नहीं होगा, इसीलिए डिवाइड कर दिया, हर किसी को एक एक काम दे दिया. ठीक है, फिर all these activities are performed by different persons. It improves their efficiency and makes them specialized in their respective fields. तो आपने कभी कैशियर को अगर कैश गिनते देखा होगा ना, वो इतने फास्ट गिन लेता है, ऐसा ऐसा करेगा और गिनते जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे गिन रहा है वो. तो इतने फास्ट गिनता है वो, क्यों गिनता है, क्योंकि वो कई टाइम से, कई साल से वही काम कर रहा है, तो उसको बहुत आसानी से वो चीज हो जाती है. आजकल तो मशीन्स हो गई, लगाते हो मशीन में और वो अपने आप काउंट कर लेता है. बट अगर आप उनको पर्सनली भी कभी गिनते हुए देखोगे ना, तो आप देखोगे कितने फास्ट गिनता है वो कैश. ठीक है, तो कैशियर उसमें स्पेशलाइज हो जाता है फिर, कि बराबर कैश प्रॉपर आई नहीं आई, कितना रुपया बोला उसने और कितना रुपया एक्चुअल में दिया है, तो ये स्पेशलाइज हो जाएगा उसमें. अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो ये भी आपको कभी कभी पूछ सकते हैं कि कौन सा, जैसे एक केस दिया जाएगा, उस केस में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फेयल का प्रिंसिपल काम कर रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिवीजन ऑफ वर्क. फिर पूछा जाएगा व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डिवीजन ऑफ वर्क, तो आपको उसमें ये लिखना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन. वायोलेशन का मतलब होता है अगर आपने पूरा नहीं किया, तो आपने अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया तो क्या होगा. ठीक है, नॉट फॉलोइंग, तो नहीं फॉलो किया तो क्या हो जाएगा. ठीक है, तो नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लेना चाहिए.
इंस्टाग्राम वगैरह पे हम लोग हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो खैर वो अलग बात हो गई, मार्केटिंग हो गई है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफेक्ट्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? तो जैसा कि मैंने बताया, एक हम फोकस कर पाएंगे बराबर अच्छे से जो भी कार्य दिया है उस पे, और दूसरा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो वही बोला है, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एज वर्क इज डिवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशंस। फिर दूसरा, इट सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एज सेम वर्क इज परफॉर्म रिपीटेडली। जैसे मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, टीचिंग पे, पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन मैं सभी काम कर रहा हूँ तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वही वायोलेशन में नेगेटिव हो जाएंगे। अगर नहीं किया तो क्या होगा? देयर विल बी लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड वायोलेशन एंड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी। फिर देयर विल बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ड्यू टू चेंजेस फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। सोच के देखो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई इंक्वायरी आई और मैं पढ़ाना छोड़ के उधर जा रहा हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और एफर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं। मैं कर रहा हूँ सब चीज लेकिन कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं है, तो एफर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया गया डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। तो इस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। बाकी भी आ सकते हैं बट केस स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है आजकल। तो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा सादे क्वेश्चंस नहीं चाहेंगे, वो भी आएंगे और केस स्टडी वाले भी आएंगे। वैसे आपके जब स्कूल्स वगैरह ओपन हो जाएंगे तो स्कूल में आपको पता लगेगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट वगैरह वैसे बुक में दिए ही हैं, बट आपके वहाँ रेगुलर टेस्ट होगी। अपन भी लेंगे लेकिन अपना अभी कोर्स थोड़ा आगे बढ़ जाए फिर। ठीक है, बट आपके स्कूल्स वगैरह में काफी आपकी इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो अपन यहाँ पे मेन समझने पे ध्यान देंगे और आपको लिख लिख के देखना है। जैसे अभी आज अपन ने जो पढ़े, तो जो भी पढ़ेंगे अपन उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस आप देख लेना, बुक पलट के आखिर में क्वेश्चंस दिए हैं। और खास बात यह है कि आपको ये बोर नहीं होगा, आप घर पे पढ़ के देखो, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में। आपको जो भी केस स्टडी दी है तो वो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा यार कितना अच्छा केस है, और फिर उसका आपको आंसर निकालना है। तो आपको बढ़िया मजा आएगा ये चीज में, तो आप इसको एंजॉय करके पढ़ोगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का क्या मतलब है? क्या लगता है आपको ऑथोरिटी से? जब हम ऑथोरिटी की बात करते हैं तो ऑथोरिटी का क्या मतलब होता है? कुछ पता है आपको? ऑथोरिटी, जैसे मैं आपको डांट रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, चलो ऐसा करो। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब है पावर्स। पावर्स होते हैं ना, पावर्स, वो वाला पावर नहीं, जिम वाला। तो पावर्स, ऑथोरिटी मीन्स पावर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। तो पावर्स और जिम्मेदारी, तो ताकत और जिम्मेदारी साथ में चलते हैं। कभी भी ताकत भी होना चाहिए और जिम्मेदारी भी होना चाहिए, दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो दिक्कत जाती है। जैसे समझो आपको बहुत सारी पावर्स मिल गई, सोचो सुपर पावर्स मिल गई आपको। अपॉर्चुनिटी नहीं बोलेंगे, ऑथोरिटी मीन्स इट इज नॉट दी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि आपको एक कोई चांस मिल गया, तो चांस नहीं। ऑथोरिटी का क्या मतलब है? आपका पावर। जैसे आपको समझो कोई पावर्स मिल गए, आप सुपरमैन बन गए, आप उड़ना सीख गए। अब आपको यहाँ पे उड़ने का पावर मिल गया, आपको बहुत अच्छा पावर मिल गया, आप कोई भी स्टील को तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं ऐसे हाथ से, ऐसे चबा जाते हैं। तो आपको बहुत सारे पावर्स मिल गए। अब ये पावर्स के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, तो आप इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करोगे। आप क्या करोगे? आप जाओगे बैंक लूट लोगे, बैंक के ताले वाले तोड़ के पैसा अंटा लेंगे अपन। अंटा लेना है इन्हें, ढाप लेना, ढाप लेना है इन्हें, चोरी कर लेना। तो ऐसा कर लेंगे अपन। अगर अपने को पावर मिल गई लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं है तो यहाँ देखो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। आपको अगर याद होगा, आप मूवीज देखते क्या? मूवीज में स्पाइडरमैन देखे होंगे आपने। स्पाइडरमैन में एक बहुत जबरदस्त डायलॉग आता है। वो उसके शायद दादाजी जो होते हैं स्पाइडी के, अपना स्पाइडी पीटर पार्कर, उसके दादाजी बोलते हैं, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बिल्कुल वही है, ये रूल है ना, वही है स्पाइडरमैन का वो डायलॉग, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो कितना गहरा डायलॉग है वो, कि जब आपके पास ताकत है, आपके पास शक्ति है, तो आपके पास जिम्मेदारी भी है। अगर आपको शक्ति मिल गई, आपको पावर्स मिल गए, लेकिन आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, आपको जिम्मेदारी च नहीं है, तो ऐसे केसेस में फिर सबके लिए दिक्कत होगी। तो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक्चुअल ऐसे ही डायलॉग था उसमें।
अगर आपने इंग्लिश में देखा होगा तो, हिंदी में नहीं पता मेरे को हिंदी में क्या बोला उसने, ऐसे ही कुछ बोला होगा जो भी है। तो हिंदी डब में कुछ भी डब कर देते हो कई बार, कुछ भी वो टर्मिनेटर वगैरह देखो तो गोली मार रहा हो बोलते ए मामू और गोली मार रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। तो हिंदी में कुछ भी डब करते, बट खैर। तो एग्जाम्पल मैंने एक दिया स्पाइडरमैन का, सोच के देखो अगर मैंने आपको पावर दिया लेकिन ऑथोरिटी नहीं दिया, मैंने आपको पावर दे दिया कि आप पूरे, सॉरी पावर दिया बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, मैंने आपको पावर दे दिया आप पूरे मेरे एम्प्लॉयज को डांट डपट के काम करवा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, तो क्या होगा, मेरे यहाँ से एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए कि आपको पावर है, लेकिन इन लोग का भी ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि छोड़ के जाएंगे, नए स्टाफ को लाना, उसको ट्रेन करना मेरे लिए और दिक्कत है। तो जब मैंने पावर दिया, ऑथोरिटी दिया, तो साथ में मैंने क्या देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इन लोग बराबर काम करें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो तुमको उनको कंट्रोल भी करना है, लेकिन इनको खुश भी रखना है। तो दोनों चीज मैं साथ में दूंगा। ठीक है, दोनों में से एक भी नहीं है। समझो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया लेकिन पावर नहीं दिया। समझो मैंने आपको क्लास में, मैं थोड़ा बाहर गया 10 मिनट के लिए और मैंने क्लास में आपको बोल के रखा कि आपको क्लास ध्यान रखना है, कोई भी आवाज ना करे, सब शांत बैठे रहना चाहिए। लेकिन मैंने बोला आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वहीं पे जगह पे खड़े रहना है। मीन्स मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दिया, आप हट भी नहीं सकते, वहीं बैठे रहना है या खड़े रहना है, लेकिन आपको मैंने एक जिम्मेदारी दे दिया, तो क्या आप वो पूरा कर पाओगे? तो देखो एग्जाम्पल्स बहुत काम के हैं यहाँ पे। मैंने आपको शुरू की पहली क्लास में ही बताया था कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा आपको। तो आप सोच के देखो, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको पूरी क्लास मैनेज करना है, कोई भी व्यक्ति ने एक भी आवाज नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आप अपनी जगह से बिल्कुल हट भी नहीं सकते, जहां पे खड़े हो वहीं खड़े रहोगे, आप वहीं से मैनेज करो, सबको बोलो चुप रहो, तो कोई चुप रहेगा क्या? तो नहीं, तो दिक्कत जाएगी। इसीलिए जब आपको पावर दिया हूं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए। जिम्मेदारी दिया हूं तो पावर भी होना चाहिए। जिम्मेदारी दिया लेकिन आपको कोई पावर ही नहीं है, आप किसी को डांट नहीं सकते, आप किसी का नाम नोट डाउन नहीं कर सकते, आप किसी को जाके रोक नहीं सकते, तो ऐसे केस में कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये जो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्चुअल में दो अलग शब्द है, लेकिन दोनों को एक रूल में मर्ज किया है, दोनों को साथ में जोड़ा है, क्योंकि दोनों हमेशा साथ रहेंगे, साथ रहना ही चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो ये साथ रहना चाहिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड, यानी साथ में, हाथों में हाथ लिए चलना चाहिए। तो ऐसा है, तो हैंड इन हैंड ऐसे बोला जाता है, अब मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लिखा जाता है, दे गो हैंड इन हैंड। तो ऐसा बहुत जगह इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो हाथों में हाथ लिए, तो साथ में चलेंगे वो जो भी है, तो दोनों जन साथ साथ जाएंगे, जहां भी जाती हूँ वहीं चले आते हो, तो वैसे यहाँ पे चलेगा। खैर, बहुत हो गए पिक्चर्स, मूवीज, वापस आते हैं अपन। Authority and responsibility. According to this principle, there should be a proper balance between authority and responsibility. बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ ऑथोरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो गड़बड़ होगी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी नहीं है तो भी गड़बड़ होगी। ठीक है, तो वही दिया है, ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, यानी आपको पावर दे दिया, राइट टू गिव ऑर्डर्स to subordinates, and responsibility is the duty. So responsibility is the duty. तो authority is the right and responsibility is the duty. ठीक है, तो right के साथ duty भी होना चाहिए, which a subordinate is expected to perform by virtue of his position in an organization. Authority and responsibility go hand in hand, ये मैंने आपको बताया जस्ट। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ जाएंगे, हाथों में हाथ लिए घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे तो साथ में जाएंगे। Parity between authority and responsibility helps in meeting responsibilities on time and prevents misuse of authority. तो दोनों साथ में रहेंगे तभी सही चलेगा सब। तो पेरिटी, पेरिटी यानी क्या, तो साथ में रहना, पेयर, जैसे आप पेयर बन गए समझो, पेयर यानी साथ में हो आप किसी के, कपल होते हैं, पेयर होते हैं, तो यहाँ पेरिटी, पेरिटी यानी पेयर होना, दोनों का साथ में होना। तो पेरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, तो ऑथोरिटी का गलत इस्तेमाल भी नहीं होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर टाइम पे कंप्लीट होगी, पूरी हो जाएगी। फिर ऑथोरिटी दो प्रकार की होती है, ये वैसे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी देख लो, दो अथॉरिटी होती है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी और दूसरी पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी यानी क्या, कि आप मेरी बात इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं बड़ा ऑफिसर हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफिशियल अथॉरिटी। और पर्सनल अथॉरिटी यानी क्या, कि मैं पर्सनल नेचर के, पर्सनल लेवल पे भी आपको कुछ चीज बोलता हूं, तो आप मेरे को एक छोटा भाई समझ के बात मान लेते हैं, जैसे मैं आपका एक छोटा भाई हूं, तो वैसा समझ के आप बात मान लेते हैं।
तो ये पर्सनल नेचर का हो गया। तो अथॉरिटी दोनों प्रकार से होती है, ऑफिशियल और पर्सनल। ठीक है, तो दो प्रकार से हो सकती है, वही बताया। ऑथोरिटी इज ऑफ टू टाइप्स, ऑफिशियल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी टू कमांड, and personal authority which is the authority of individual manager. Authority is both formal and informal. तो सेम एग्जांपल है, ऑफिशियल यानी फॉर्मल रहेगी, पर्सनल यानी इनफॉर्मल रहेगी। जैसे आप मेरी ऑफिशियल अथॉरिटी, ऑफिशियल पोजीशन के कारण अगर मेरी बात सुनते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफिशियल अथॉरिटी। ये हो गई फॉर्मल। फॉर्मल यानी ये ड्यू टू दैट रिलेशनशिप आ रहा है कि मैं सीनियर हूं इसीलिए आपको सुनना पड़ रहा। बट आप मेरे को एक छोटा भाई मान के मेरी बात सुनते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। तो वो इनफॉर्मल है या पर्सनल है। ठीक है, तो आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल को फॉर्मल भी बोल सकते हैं और पर्सनल को इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। फिर एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड्स। तो सेफ गार्ड यानी आपको चेक रखना है, चेक करना है कि भाई पावर्स दिया है तो कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। स्पाइडरमैन को पावर दिए गए थे तो वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो वैसे ही एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट एब्यूज, एब्यूज यानी गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, ऑफ मैनेजरियल पावर्स। एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होना चाहिए और अथॉरिटी भी प्रॉपरली यूज होना चाहिए। तो इसीलिए देखो तराजू में बैलेंस है यहाँ पे। डायग्राम्स कहीं कहीं बहुत काम के होते हैं, गहरा डायग्राम है एकदम, बट ये धागा टूट गया यहाँ से। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। जोड़ो मत उसको, जोड़ते बैठेंगे नहीं तो अपन। चलो आगे बढ़ते। हाँ, a manager should have the right to punish a subordinate for willfully not obeying a legitimate order। तो सीनियर ने कुछ बोला, अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो पनिश करने की अथॉरिटी होना चाहिए, तो तभी सुना जाएगा। तो शुड हैव अ राइट टू पनिश अ सबॉर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबिंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर। लेजिटिमेट का मतलब है सही ऑर्डर। जबरदस्ती का मैं कुछ ऑर्डर दे रहा हूं तो आप सुनोगे क्या? मैं बोल रहा हूं जाओ कुएं में जाके कूद जाओ, तो वो लेजिटिमेट ऑर्डर नहीं है। लेजिटिमेट मीन्स एक सही, जो सच है, जो सही में आपको करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लेजिटिमेट ऑर्डर। ठीक है, बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो मैं आपको पनिश कर सकता हूं, लेकिन पनिश कब करूंगा? एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू सबॉर्डिनेट फॉर प्रेजेंटिंग हिज केस। यानी इसका क्या मतलब है? फॉर प्रेजेंटिंग हिज केस, इसका मतलब है जब भी मैं आपके ऊपर कोई एक्शन लूंगा ना, एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। समझो मैं किसी को जॉब से निकाल रहा हूं, उसको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि बताओ तुमको क्यों जॉब से ना निकाला जाए। एक बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं। समझो आप दो जन बात कर रहे हैं आपस में, बाजू आजू बाजू में बैठे और बहुत बातें कर रहे हैं। जैसे पूर्वेश और दिवांशु दोनों जन आजू बाजू में बैठे और कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ तो भी बातें कर रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने देख लिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने पूर्वेश को बोला चलो बाहर हो जाओ क्लास के। अब यहाँ पे क्या मैं डायरेक्टली ऐसा बोलूंगा चलो क्लास के बाहर हो जाओ, तो क्या ये सही रहेगा क्या? बताओ, क्या मैं पूर्वेश को डायरेक्ट बाहर निकाल दूंगा क्लास के, चलो बाहर हो जाओ, तो सही रहेगा क्या? तो नहीं, उसको एक मौका मिलना चाहिए। तो पूर्वेश बोल सकता है अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, ये दिव्यांशु कार्य कर रहा था। तो ये एक बोलने का उसको मौका मिलना चाहिए। डायरेक्टली मैं बोलूंगा चलो निकलो, तो ये गलत हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि जब भी आप किसी के ऊपर कोई एक्शन ले रहे, कोई पनिशमेंट दे रहे, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू प्रेजेंट हिज केस, कि देखो जी मैं तो ये सही कर रहा था, यही कार्य कर रहा था। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ऐसे कभी मैं एग्जाम्पल देता हूं तो बुरा मत माना करो। तो बस एग्जाम्पल है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि जब भी मैं किसी को पनिश कर रहा हूं, तो पनिशमेंट देने के पहले मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि भाई मैं तुमको पनिश क्यों ना करूं। तो दैट इज द वर्ड दैट हैज बीन गिवन। यहाँ पे जो लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, उसका मतलब वही है कि मैनेजर शुड हैव अ राइट टू पनिश अ सबॉर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर। बट कब कर सकता हूं मैं पनिश? ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन। एक मौका देना पड़ेगा टू अ सबॉर्डिनेट फॉर प्रेजेंटिंग हिज केस, कि भाई क्यों तुमको बाहर ना निकालू मैं। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये हर केस में रहेगा, ये यहाँ पे भी दिखेगा आपको। आप कोई भी चीज पढ़ो, जहां जहां पे किसी के ऊपर कोई एक्शन हो रही है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। कोई भी, कोई कानून में रहे, कोई टैक्सेशन में रहे, कोई लॉ में रहे, कहीं भी रहे, हर जगह आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो जब भी एक्शन ले रहे हैं तो कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी देना कंपलसरी होता है। अगर मैं आपको बिना अपॉर्चुनिटी दिए मैं डायरेक्ट बोलूंगा क्लास के बाहर निकलो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है।
एग्जाम्पल दिया है, इफ अ फोरमैन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स पर डे, तो किसी को बोला है कि 50 यूनिट्स तुमको रोज के बनाना है प्रोडक्ट के, देन ही मस्ट बी गिवन रिक्विजिट अथॉरिटी टू अचीव दिस टारगेट, तो उसको बराबर अथॉरिटी मिलना चाहिए। जैसे समझो मैंने एक व्यक्ति है पप्पू, तो पप्पू को बोला हूं कि तेरे को 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, गुड्स प्रोड्यूस करना है। अब ये पप्पू को गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैंने उसको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि तेरे को ये प्रोड्यूस करना है, लेकिन मैंने उसको ऑथोरिटी नहीं दिया कि तू रॉ मटेरियल स्टोर से लेके आ सकता है, तो जो भी दुकान है वहां से तू रॉ मटेरियल लेके आ सकता है, या तो दुकान से या तुम्हारा कुछ खुद का अगर स्टोर है तो वहां से गुड्स लेके आ सकते हो। तो अगर मैंने ये नहीं बोला तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया कि 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, लेकिन इसको मैंने अधिकार ही नहीं दिया, उसको अथॉरिटी ही नहीं दिया कि तुम रॉ मटेरियल स्टोर से या गोडाउन से लेके आ सकते हो। तो अगर मैंने ये नहीं बोला तो यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वही दिया है एग्जाम्पल, इफ अ फोरमैन हैज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमको 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, देन ही मस्ट बी गिवन रिक्विजिट अथॉरिटी टू अचीव दिस टारगेट। इफ ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी टू ड्रॉ रॉ मटेरियल, ड्रॉ यानी निकालना, ठीक है, तो ड्रॉ यानी बनाना नहीं, तो ड्रॉ यानी निकालना, तो वो बनाना अलग होता है जो आप खाते हैं, वो नहीं, वो भी अलग है, वो और अलग हो गया। ठीक है, तो ड्रॉ का मतलब कोई कार्टून वार्टून बनाना नहीं, ड्रॉ का क्या मतलब है, निकालना। तो टू ड्रॉ द रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, देन ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड। तो अगर मैंने इसको बोला कि भाई तुम ये गुड्स बना लो, लेकिन मैंने ये गुड्स लाने की, रॉ मटेरियल लाने की अधिकार नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है गुड्स प्रॉपरली बनाए नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, साथ में उसको ऑथोरिटी देना भी कंपलसरी, उसको अधिकार देना भी जरूरी होगा। अगर अधिकार नहीं दूंगा और सिर्फ जिम्मेदारी दूंगा तो फिर वो पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो मैंने कोई भी चीज, समझो एक कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको बोल दिया ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आप बनवा के दो, लेकिन मैंने आपको कोई रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे ही नहीं दे रहा हूँ, फाइनेंस ही नहीं दे रहा हूँ, तो आप गुड्स कहाँ से लाओगे, कैसे बनाओगे बिल्डिंग। तो दोनों चीज होना चाहिए आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो साथ में ऑथोरिटी होना चाहिए, ऑथोरिटी है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफेक्ट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, बेनिफिट्स या पॉजिटिव इफेक्ट्स। अगर दोनों साथ साथ है तो ऑथोरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपरली फिक्स हो पाएगी, प्रॉपर हो पाएगी, यानी दोनों चीज प्रॉपर हो जाएगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी। अगर वायोलेशन होता है तो क्या होगा, यानी प्रॉपर नहीं है, तो मैंने समझो आपको अथॉरिटी दिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, तो आप उस पावर्स का गलत इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो एब्यूज होगा। इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड्स, ये नीचे वाला बताया मैंने एग्जांपल, इफ अथॉरिटी एक्सीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो सबऑर्डिनेट में मिसयूज इट, गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इसका अपोजिट केस, मैंने आपको जिम्मेदारी दे दिया लेकिन कोई अधिकार नहीं, कोई पावर्स नहीं दिया, तो आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे, आप वो पूरा नहीं कर पाओगे, तो वो सेकेंड है। इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड्स अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, आप वो पूरा ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए दोनों साथ साथ चलना जरूरी है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं होती है तो ऐसे केसेस में इट इज, यानी यहाँ पे गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या तो एब्यूज ऑफ अथॉरिटी होगा, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल, या तो गोल्स पूरे अचीव नहीं किए जा सकेंगे, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो ऐसा है। थर्ड पॉइंट, 5 मिनट है, अपन देख लेते, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, तो डिसिप्लिन तो आपको पता ही होगा, डिसिप्लिन पता है आपको। डिसिप्लिन का मतलब है जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करना है। जैसे कि क्लास में शांत बैठना, ये आपका डिसिप्लिन है। तो कुछ लोग वहां बातें करते रहते हैं, दिव्यांशु बोल रहा है कुछ, अनुष्का बातें कर रही है, तो अच्छी बात है क्या, तो नहीं अच्छी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं। खैर एग्जाम्पल है, बुरा मत मानो, तो एग्जाम्पल्स देते रहता हूं मैं। तो खैर, तो डिसिप्लिन का क्या मतलब है, डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं वो आपको फॉलो करते हुए काम करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम दिया गया ये टाइम से ये टाइम तक के आपको काम करना है, 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, अब आप आते हैं 10 बजे, और 10 बजे आके फिर बाद में काम करते हैं, 10 बजे आके 11 बजे काम चालू करते हैं, तो ये सरकारी ऑफिस नहीं है अपना। तो सरकारी ऑफिस में होता है ऐसा, बाबू लोग आते हैं, लेट आते हैं और फिर काम लेट होता है, कंप्लीट ही नहीं होता, तो बाबू लोग होते हैं वहां पे, वो बाबू अलग होता है, वो वाला बाबू नहीं होता।
मेला बाबू, मेले बाबू ने थाना थाया, वो वाला बाबू नहीं होता। तो वो बाबू है ना सरकारी ऑफिसर, उनको बाबू बोलते हैं। आपके बाबू बेबी भी होते हैं, वो अलग हो गए, लेकिन जब मैं बाबू बोलूंगा तो वो बाबू का मतलब रहेगा सरकारी ऑफिसर। ठीक है, तो ऐसा है। खैर वापस आते हैं। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन मीन्स आपको टाइम के हिसाब से काम करो, जैसे रूल्स बताए गए उस हिसाब से काम करो, तो इसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, तो वही चीज बताइए, डिसिप्लिन का क्या मतलब है? रेफर्स टू ओबीडियंस, ओबीडियंस यानी फॉलो करना, टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सुबह 9 बजे आना, फिर शाम को 6 बजे तक काम करना है, ये रूल्स हो गए। ठीक है, फिर विच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सोच के देखो, अगर 9 बजे का टाइम है, लोग आते हैं 9:30 बजे, 10 बजे, और फिर काम चालू करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक आधे घंटे का है, तो वो 1 घंटा लेते हैं, 1.5 घंटा लेते हैं। तो ऐसा होगा तो दिक्कत जाएगी। जैसे आप बैंक वगैरह में जाओगे, बैंक में जब भी जाओ बोलते हैं अभी लंच है, बाद में आना। एसबीआई जाओ, आप एसबीआई में होगा, आप जाओगे काउंटर नंबर 3 पे, वो बोलेगा काउंटर नंबर 7 पे जाओ। 7 पे जाओगे, वो बोलेगा काउंटर नंबर 4 पे जाओ। 4 पे जाओ, वो बोलेगा काउंटर नंबर 8 पे जाओ, तो घुमाते रहते हो लोग। तो खैर वापस आते हैं। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब है? जिसका काम है उसको पूरी तरह से करना है विथ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ड्यूटीज दी है वो प्रॉपरली करना है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आएंगे, आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि एक व्यक्ति है जिसको अथॉरिटी दे दिया है लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कोई डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका लड़का है, वो लड़का आके सबको डांटते रहता है, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक एक जन छोड़ के जा रहे हैं, ऑफिस छोड़ दिए लोगों ने, कंपनी छोड़ दिए लोगों ने। तो यहाँ पे कौन सा पावर, कौन सा रूल फेल हो रहा है, फेल का कौन सा प्रिंसिपल फेल हो रहा है? तो आपको लिखना पड़ेगा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर उसमें आगे क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे डिसिप्लिन का आ सकता है कि एक ऑफिस है जहाँ पे एम्प्लॉयज लेट आते हैं, वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल फेल हो रहा है? तो आपको बताना पड़ेगा कि डिसिप्लिन वाला जो प्रिंसिपल है वो फेल हो रहा है। ठीक है, तो डिसिप्लिन नहीं है एम्प्लॉयज में, और डिसिप्लिन नहीं है इसीलिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में झगड़ा होगा, केओस होगा। केओस का मतलब है दिक्कत जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज केओस, यानी हार्मनी नहीं रहेगी, शांति प्रिय वातावरण नहीं रहेगा। तो वही दिया है, अकॉर्डिंग टू फेयल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल। तो डिसिप्लिन अपने आप नहीं आता, एक सुपरवाइजर लगता है। जैसे क्लास में डिसिप्लिन चाहिए तो अपन एक कैप्टन बनाते हैं, तो मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर या क्लास कैप्टन होता है, तो वो पूरा सब चीज पे डिसिप्लिन बना के रखता है। कई बार उल्टा देखा जाता है, एक बार मेरे को स्कूल में मेरे को कैप्टन बनाए थे, अब फिर बस खत्म हो गया। तो अपने जैसे कैप्टन रहेंगे तो हो गया। तो अपन ही कुछ मस्ती करते रहते। तो खैर, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू फेवल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल। हर लेवल पे अच्छे सुपरवाइजर होना चाहिए। ठीक है, सुपरवाइजर है ना जो चेक करे, तो वो चेक करते, सुपरवाइज करते प्रॉपर हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर एंड फेयर, फेयर यानी गोरा नहीं, यहाँ पे फेयर यानी गोरा नहीं, फेयर यानी प्रॉपर। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अगर कुछ प्रॉपर नहीं हो रहा है तो पेनल्टी भी लगाई जाए, कोई बातें करते हुए पाया गया तो उसको क्लास के बाहर भगाया जाए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, पेनल्टी नहीं होगी, तो रूल्स फॉलो ही नहीं होंगे। तो इसीलिए पेनल्टी भी प्रॉपरली अप्लाई होना चाहिए सब पे, एक प्रकार से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के ऊपर पेनल्टी लगा रहा हूँ, किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता लग रहा मैं किसी पर्टिकुलर दिव्यांशु के ऊपर पेनल्टी लगाया जा रहा है, चलो क्लास के बाहर, बार बार चलो क्लास के बाहर, तो गलत हो जाएगा। तो सबके साथ एक प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस एंड फॉर ऑल द लेवल्स। एग्जाम्पल दिया है, इफ अ मैनेजर हैज एग्रीड टू गिव इंक्रीमेंट्स। देखो डिसिप्लिन दोनों तरफ से होता है, इंक्रीमेंट्स देना तो मेरे को भी वादा पूरा करना पड़ेगा। मैंने बोला हूं कि जो भी बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करेगा मैं उसको आईफोन 11 प्रो मैक्स लाके दूंगा। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा, कोई हो नहीं है ही नहीं इसका संबंध। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल है, यही भूल जाओ। तो एग्जाम्पल है, तो जैसे मैंने बोला जो बहुत अच्छा स्कोर करेगा मैं उसको आईफोन 11 प्रो मैक्स लेके दूंगा, तो मेरे को भी पूरा करना चाहिए ये वादा। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ मैंने आपको वादा कर दिया और बाद में पूरा नहीं किया। तो दोनों तरफ से डिसिप्लिन होना चाहिए, एम्प्लॉयज के तरफ से भी और एम्प्लॉयर्स के तरफ से भी, मैनेजर्स के तरफ से भी। ठीक है, तो वही दिया है, इफ अ मैनेजर हैज एग्रीड टू गिव इंक्रीमेंट्स इन सैलरी, इंक्रीमेंट्स बढ़त, टू सैलरी टू एम्प्लॉयज इन ल्यू ऑफ ओवर टाइम वर्क। ओवर टाइम वर्क यानी ज्यादा काम कर रहे हो तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा बाय देम,
देन द एम्प्लॉयज मस्ट बी डिसिप्लिन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, सही में अच्छे से काम करना चाहिए। एंड द मैनेजर मस्ट ऑल्सो बी डिसिप्लिन टू मीट द प्रॉमिस ऑफ इंक्रीमेंट्स। ठीक है, तो मैनेजर का भी डिसिप्लिन होना जरूरी है। एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफेक्ट्स, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, आसानी से काम होगा क्योंकि दोनों में हार्मनी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में झगड़ा नहीं हो रहा। बेटर रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, वही है, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज में अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन, अगर वायोलेशन होगा तो क्या होगा, तो एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट में झगड़े होते रहेंगे। ठीक है, तो देयर में बी डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे लोग, मैंने बोला ऐसा करके रखना, मैंने बोला कल ओवर टाइम करना, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन लोग मानेंगे ही नहीं, तो दिक्कत जाएगी। फिर दोनों के बीच झगड़ा होगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, मैं बोलूंगा कल करे क्यों नहीं, वो बोलेंगे सर इतने देर थोड़ी काम करना पड़ता, तो झगड़े होंगे। तो वही है, देयर मे बी डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बाय एम्प्लॉयज, एंड रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज में नॉट बी कॉर्डियल, कॉर्डियल यानी अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे आज की अपनी कक्षा को हम विराम देते हैं। आज जैसे कि हमने सिर्फ 3 ही रूल्स पढ़े, मैंने आपको बताया था हम बहुत डिटेल में इन रूल्स को पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम जा रहे हैं, और मैं आपको साथ साथ में बता भी रहा हूँ एग्जाम में कैसा आपको पूछा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ ये भी ध्यान रखो, हो सकता है आपको बिल्कुल वैसे के वैसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ जाए। और जो बुक में पीछे क्वेश्चंस दिए हैं वो आप सॉल्व करते जाओ, थोड़े थोड़े, अभी सब तो नहीं जमेंगे, लेकिन कुछ कुछ जैसे जो टॉपिक हो गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 होगा, फिर 5 6 होगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकोगे, आप देख सकते हैं वो। तो थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा थेरीज पढ़ लो, और या फर्स्ट चैप्टर का अपना छूटा होगा अगर आपका कुछ, तो फर्स्ट चैप्टर के पढ़ लो, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ थेरोटिकली नहीं, आपको इवन लाइफ में ये बहुत काम आएगी। ये सब चीजों से देखो आपको कितना कुछ सीखने मिल रहा है, कि काम को बांट देना चाहिए, बांट के करना चाहिए, तो आपको सीखने मिल रहा है। अभी ये उम्र में अगर आप बहुत अच्छा सीख लोगे, तो भले आप मैनेजमेंट करो या ना करो, आगे एमबीए ना भी करो, लेकिन आप अगर खुद का एक ऑफिस खोल के बैठते हैं, सीए का ऑफिस है, दुकान है, तो खुद की शॉप है, तो वहां पे भी आपको इसका मैनेजमेंट का बहुत रोल मिलेगा, बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। या इवन आप घर के भी कोई काम करते हैं तो आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इवन स्टडीज में बेनिफिट मिलेगा। तो इसको प्रैक्टिकली भी सोच के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में हम देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। 1 घंटा आज कब निकल गया पता ही नहीं लगा, खूब जल्दी हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।